नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस का पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डीएफसीसीआईएल ऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अभी तक जो है हमने आपका जो जनरल साइंस का पोर्शन है इसमें बायोलॉजी और फिजिक्स आपका हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आज का जो पोर्शन है इसमें हम लोग केमिस्ट्री कवर करेंगे। और देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इसके जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हुए और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग जो है कवर करेंगे। तो हमारा जो है इसी तरीके से प्लान रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करते चलेंगे और साथ में क्वेश्चन को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं जनरल साइंस का, तो उसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है और इसके साथ में आपका और भी जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का हो गया, और इसके साथ में आपका जो आपका उसका इकोनॉमिक्स मार्केटिंग का है, और बाकी जो सीआरएम का होंगे, तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड आपको कर दिया है जनरल साइंस का, और इसके साथ में जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है उसका भी। बाकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पर आपका, अभी जब हम कंप्लीट आपका हो जाएगा तो। और अगर आप लोग पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हो डीएफसी सेल ऑपरेशन बीडी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग जो है मेरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि हमने जो है इसमें आपका सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके टॉपिक्स हैं नॉन टेक्निकल पार्ट के, मैथ और रीजनिंग को छोड़ के, तो उसके लिए हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपका जनरल नॉलेज कवर किया जाएगा, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन का। तो ये जो है आपको केवल ओनली 199 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और देखिए जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन जब कर लोगे, तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाना है। और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको जो यहाँ पे डीएफसीसीआईएल का जो कोर्स हमने लॉन्च किया था इसमें दिख जाएगा, आप लोग इसको बाई कर लेना। इसके बाद फिर आप लोग कंटेंट में जाना, तो यहाँ पे आपको जो है सारा फोल्डर आपको मिल जाएंगे जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए हुए हैं। तो जो लोग भी पूरे कम्प्रिहेंसिव वे में और बिना कोई ऐड के अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो पिछले क्लास में हमने जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया था। तो देखिए आज का जो क्लास है इसमें हम लोग कवर करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखिए जो एलिमेंट आपका रहता है, एलिमेंट के बारे में हमने आपको बताया था कि जो एलिमेंट जो आपके होते हैं, तो उसके अंदर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। तो जो छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना, तो उन्हीं को देखिए बोलते हैं हम लोग एटम। तो एटम का सिंपल सा डेफिनेशन आपका हो गया। एटम आपका देखिए कुछ भी हो सकता है आपका, आप कोई भी आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो जो है आपका एटम होता है, जिसके अंदर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके रहते हैं, यानी कि एलिमेंट जो रहते हैं उसके अंदर में छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके रहते हैं, जिसे हम लोग एटम्स बोलते हैं हम लोग। और यही देखिए जो एटम जो होता है, तो केमिकल रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट आपके करते हैं। तो एटम्स आपका क्या हो गया कि दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक रिएक्शन। अब देखिए जो एटम्स आपके होते हैं ना, तो ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, यानी कि ये इतना स्मॉल होता है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। कोई भी आपका एक छोटा सा भी कोई पार्टिकल भी है, तो उसके अंदर में भी बहुत छोटे छोटे एटम्स आपके रहते हैं। और इनका देखिए एक रहता है स्पेसिफिकलिटी, कि जितने भी एटम्स आपके रहते हैं तो वो आइडेंटिकल साइज के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कोई एलिमेंट का, ये जो एटम्स है आपके, तो ये सारे देखिए जो है आपके एक साइज में होते हैं, यानी कि इनका जो पार्टिकल जो रहता है, तो वो जो है आपके आइडेंटिकल होते हैं। एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं हर एक रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए जो एटम आपका होता है, तो इनका जैसे कि साइज भी मापा जाता है, तो साइज ये इतना स्मॉल होता है ना यहाँ पे, कि जिसे हम लोग बहुत ही कम रहता है, यानी कि नैनोमीटर में इनको मेजर करते हैं एक्चुअली में। तो देखिए जो साइज जो होता है आपका एटम का, तो ये जो है आपका एटॉमिक रेडियस के टर्म्स में इनको मेजर किया जाता है, जो कि होता है इसका यूनिट दैट इज नैनोमीटर का। तो यहाँ पे देखिए नैनोमीटर का बराबर होता है, जैसे एक नैनोमीटर इज इक्वल टू आपका होता है यहाँ पे 1/10⁹ अब यहाँ से आप 1 मीटर का वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसका वैल्यू होता है कि दैट इज 10⁹ नैनोमीटर होती है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई एटम का साइज निकालना होगा, तो उसका मेजर करते हैं हम लोग नैनोमीटर के टर्म्स में निकालते हैं हम लोग, और यही एटॉमिक रेडियस भी उसकी होती है। तो इस तरीके से अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि एटॉमिक रेडियस किसी भी एलिमेंट का कितना होगा, तो वो जो है आपको याद रखने होंगे, या तो फिर जो इंपॉर्टेंट होता है वो बस आपको याद रखने रहता है, जिसमें कि हाइड्रोजन आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपका पूछा आता है कि जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस जो होता है इसका आपका, तो वो है दैट इज 1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो है आप लोग याद कर लेना इसका यहाँ पे। और देखिए जो एटम जो होते हैं एलिमेंट के, तो वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं सभी रेस्पेक्ट में आपके। अब इसके साथ में देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपका ये भी है
कि जैसे मान लीजिए दो डिफरेंट एलिमेंट है आपके, तो उनके जो एटम जो होता है ना, तो वो डिफरेंट रहेंगे। यानी कि एक एलिमेंट आपका है तो उसके जो एटम्स रहेंगे तो वो तो सेम रहेंगे, लेकिन दूसरा कोई अगर एलिमेंट है तो उनका एटम और साथ में जो दूसरा एलिमेंट आपका है तो उनका जो एटम्स रहेगा तो वो डिफरेंट रहेंगे, यहाँ पे सिमिलर नहीं होती है उनकी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अपने एटॉमिक रेडियस देख लिया। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए जो एटॉमिक मास जो आपका होता है यहाँ पे, तो ये एक्चुअली में एटम का जितना मास होता है तो उसी को सिंपली हम लोग बोलते हैं इसको एटॉमिक मास। तो ये तो आपका जैसे एक सिंपल से डेफिनेशन हो गया कि जैसे एटम का कितना मास है उसी को बोलते हैं लोग एटॉमिक मास। लेकिन इसको जो है केमिस्ट्री के टर्म्स में इसको हम लोग यहाँ पे जैसे एक डेफिनेशन इसका हम लोग देते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास जो होता है आपका, तो ये जो है हम लोग कार्बन एटम का जो 1/12 जो मास होती है ना उसके कंपेरिजन में इसका हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे वो नंबर होता है एटॉमिक मास आपका कि दैट इज ये बताता है कि कितना टाइम्स जो एटम है एलिमेंट का वो हेवियर है 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम से। तो यही एटॉमिक मास का एक और आपका यहाँ पे डेफिनेशन बन जाएगा, दैट इज कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन कार्बन एटम। अब यहाँ पे देखिए यूनिट की बात करते हैं, एटॉमिक मास है आपका तो इसका देखिए एटॉमिक मास का जो यूनिट आपका रहता है तो वो है आपका AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। तो देखिए जितने भी आपके डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा तो इनका जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट जो आपके हैं, जैसे कि ये प्रपोज किए गए थे डाल्टन्स के द्वारा, मतलब जो सिंबल इनका जो लिखा जाता है एलिमेंट्स का, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है तो आपको वही वो वाले याद रखने होंगे आपको यहाँ पे। तो इनका देखिए जो सिंबल जो होता है कॉमन जो एलिमेंट्स आपके होते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है इनका, और ये जो है किस तरीके से ये डिराइव हुआ है। तो ये देखिए जैसे एलिमेंट आपने स्टडी किया होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, और इसके बाद कार्बन, कॉपर, कोबाल्ट या कोई भी आपका हो गया। तो इनका देखिए जो सिंबल जो यहाँ पे लिखा जाता है ना, तो वो या तो स्टार्टिंग लेटर में रहता है इसका, उसके बेसिस पे रहती है, या तो फिर जो है इनका जो लैटिन नेम होता है तो उनका जो फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है यानी कि फर्स्ट जो लेटर होती है उसके बेसिस पे ये लिखा जाता है। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन है तो इसका सिंबल होता है H, हीलियम है तो इसका He हो गया, कार्बन है तो इसका आपका C हो गया, कॉपर है तो देखिए कॉपर में इसका लैटिन नेम होता है क्यूपुरम, तो इसीलिए जो सिंबल इसका रखा गया है कॉपर, Cu से रखा जाता है इसका। कोबाल्ट है आपका तो इसका CO होता है, क्लोरीन का Cl आपका हो गया, कैडमियम का इसका CD हो जाएगा, बोरोन का आपका B हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है उसके सिंबल याद रखने होते हैं, और ये चीज़ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस आपको याद होनी चाहिए। उसी तरीके से बेरियम आपका है तो इसका सिंबल होता है Ba, ब्रोमीन का होता है Br, बिस्मथ का आपका Bi हो गया, सोडियम का आपका Na हो गया, पोटेशियम का K हो गया, आयरन का आपका जैसे Fe हो गया, गोल्ड का देखिए ये तो आपका गोल्ड का जैसे इसका एलिमेंट है नाम इसका है, लेकिन इसका जो लैटिन नेम है उससे रखा जाता है। तो इसका देखिए जैसे कि सोडियम में भी आपने देखा था इसका जैसे Na है तो ये जो है सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम। तो लैटिन नेम से सिंबल रखा जाता है उसका, स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर या फिर जो है दो लेटर से भी लिखे जाते हैं। उसी तरीके से आपका आयरन है तो आयरन का देखिए इसका होता है लैटिन नेम फेरम, तो ये भी जो इसका स्टार्टिंग जो दो लेटर है उससे लिखा गया हुआ है। उसी तरीके से गोल्ड का देखिए इसका होता है ऑरम, और AU से इसका सिंबल लिखा जाता है। सिल्वर का भी देखिए इसका होता है आपका अर्जेंटम होता है, और AG से इसका लिखा जाता है। और वहीं पे देखिए और भी आप देख सकते हो जैसे मर्क्यूरी है आपका, तो मर्क्यूरी का देखिए इसका होता है आपका हाइड्रोजन होता है इसका, तो ये इसका Hg हम लोग लिखते हैं। तो ये तो जैसे लिखा जाता है सिंबल आपका लैटिन नेम्स के कंपैरिजन में, जो कि एलिमेंट के नाम पे नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपने एटम के बारे में देख लिया। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, और इसके बाद जो है इसका देखेंगे जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है आपके। तो देखिए जो मॉलिक्यूल्स जो आपके होते हैं तो ये एटम से ही फॉर्मेशन होती है इनकी, यानी कि जब एटम जो रहते हैं दो या दो से अधिक एटम जब कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, आपका यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है आपका, और इसके बाद में एक ऑक्सीजन एटम आपका है, तो जब दोनों आपस में ये मिलते हैं तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल आपका बनता है, यानी कि जो H2O है आपका वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये किससे बना हुआ है, H2O इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो है दो हाइड्रोजन एटम है आपके हैं और एक आपका ऑक्सीजन एटम है, जब आपस में ये रिएक्शन करेंगे तो ये जो है आपका वो मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर का, यानी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये एटम से ही मिलके बन रहा है, यहाँ पे दो एटम से मिलके बना हुआ है, जिसमें कि आपका दो एटम है हाइड्रोजन का और एक एटम है ऑक्सीजन का आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका कौन बन गया, वाटर हो गया। तो मॉलिक्यूल्स आपके रहते हैं वो एटम से ही मिलके बने रहते हैं, लेकिन इसमें आपका जो है दो या दो से अधिक एटम से मिलकर ये बन सकते हैं आपके।
अब आइए यहाँ पे देखिए, जो आपका यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है जितने भी केमिकल फार्मूला आपके होते हैं, जो कि आपका ये जो सिंबल या फिर जो एटम जो रहता है आपके उन्हीं से मिल के कम्बिनेशन मिल के आपका बना हुआ रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट जो केमिकल नेम दिए हुए हैं आपके कंपाउंड के, और इनका जो फार्मूला है केमिकल फार्मूला है, और केमिकल नेम और कॉमन नेम, तो ये हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जो इसे अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि हम बात करते हैं आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का, देखिए तो इसका देखिए कॉमन नेम होता है आपका बेकिंग पाउडर, और इसका जो केमिकल फार्मूला आपका है तो वो है NaHCO3। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है कॉपर सल्फेट है, तो इसका देखिए जो कॉमन नेम होता है वो आपका ब्लू विट्रॉल है, और इसका जो केमिकल फार्मूला आपका है तो वो है CuSO4.5H2O। तो इसमें 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। फिर इसके बाद देखिए आपका है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो इसका जो कॉमन नेम है तो वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए एग्जाम में आपसे कॉमन नेम देता है वहाँ पे कि ब्लीचिंग पाउडर का इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो इसका देखिए होता है आपका CaOCl2। तो इसका देखिए जो केमिकल नेम होता है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो आप लोग केमिकल नेम याद रखोगे तो केमिकल फार्मूला आपका इजीली बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपका देखिए है क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म देखिए इसका जैसे क्लोरोफॉर्म आपका है तो इसका फार्मूला होता है CHCl3 होता है, लेकिन इसका जो केमिकल नेम है तो वो है आपका ट्राईक्लोरोमीथेन। तो ट्राईक्लोरो है, इसमें देखिए ट्राई और क्लोरो मतलब कि 3 क्लोरीन एटम रहेंगे, और इसके बाद आपका मीथेन है, तो मीथेन का आप जानते हैं कि जैसे आपका रहता है CH4, लेकिन फार्मूला जिसका रहता था वो आपका जैसे ट्राईक्लोरोमीथेन का तो आपका हो जाएगा CHCl3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक और आपका इम्पोर्टेंट है इसमें, दैट इज चौक है, या फिर इसको मार्बल भी बोलते हैं हम लोग, या फिर इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। तो इसको देखिए इसका फार्मूला था कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इसका आपका केमिकल नेम हो गया, लेकिन फार्मूला आपका होता है CaCO3। तो कैल्शियम और कार्बोनेट आपका हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना होगा। फिर देखिए कॉस्टिक पोटास है, इसका होता है KOH, और इसका जो केमिकल नेम आपका दैट इज पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। फिर इसके बाद देखिए आपका ड्राई आइस है, तो इसका देखिए फार्मूला आपका होता है यहाँ पे दैट इज CO2। तो देखिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस, इसका फार्मूला CO2 होता है। फिर अगला देखिए इप्सम आपका है, तो इप्सम देखिए इसका जो कॉमन नेम आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, तो फार्मूला इसका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है दैट इज जिप्सम है आपका, तो जिप्सम का देखिए इसका होता है कैल्शियम सल्फेट, ये आपका केमिकल नेम हो गया। तो इसका जो फार्मूला होगा आपका दैट इज CaSO4.2H2O, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। और इसके बाद देखिए अगला आपका है ग्रीन विट्रॉल, तो ग्रीन विट्रॉल का देखिए इसका होता है फेरस सल्फेट कॉमन नेम, फार्मूला इसका होगा FeSO4। फिर इसके बाद देखिए आपका हेवी वाटर है, तो हेवी वाटर का इसका केमिकल नेम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, और इसका केमिकल जो फार्मूला आपका है तो वो है D2O है आपका। फिर इसके बाद देखिए विनेगार आपका है, तो विनेगार का देखिए इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड होता है, तो इसका देखिए जो केमिकल फार्मूला आपका होगा CH3COOH। फिर वॉशिंग सोडा आपका है, तो वॉशिंग सोडा का इसका देखिए फार्मूला आपका होता है, पहले आप लोग केमिकल नेम याद रखना है इसका, इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का Na हो गया आपका, और तो NO2 होता है एक्चुअली, लेकिन आप लोग यहाँ से पकड़ सकते हो, और कार्बोनेट है तो CO3, तो NO2CO3 होता है, तो आपको एग्जैक्ट फार्मूला याद रखना है इसका। फिर अगला देखिए स्लेक लाइम है, जिसे कि लाइम वाटर भी बोलते हैं हम लोग, तो इसका देखिए होता है COOH2। तो इसका जो केमिकल नेम होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। फिर अगला देखिए क्विक लाइम आपका है, तो क्विक लाइम का इसका जो केमिकल नेम होता है तो वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसका जो केमिकल नेम आपका होगा तो वो है CaO आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका जो केमिकल नेम होता है दैट इज कैल्शियम सल्फेट है, तो इसका जो केमिकल फार्मूला आपका होगा CaSO4.5H2O। फिर इसके बाद आपका एक मोर साल्ट है, इसका देखिए होता है अल्मीनियम फेरस सल्फेट, तो इसका जो फार्मूला आपका होगा NH4 FeSO4 फिर इसके बाद देखिए अगला आपका वाइट विट्रॉल है, तो वाइट विट्रॉल का इसका देखिए होता है जिंक सल्फेट, तो फार्मूला आपका हो जाएगा इसका ZnSO4.7H2O। फिर मैग्नीशिया आपका है, इसका होता है MgO, और इसका जो केमिकल नेम है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फिर लाफिंग गैस का देखिए इसका भी पूछा था, इसका केमिकल नेम होता है N2O, और इसका जो केमिकल नेम है तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। फिर शुगर भी आपका इंपॉर्टेंट है, और इसका कॉमन नेम और केमिकल नेम होता है इसका सुक्रोज, और इसका जो केमिकल फार्मूला आपका है तो वो है C12H22O11। फिर इसके बाद देखिए सैंड या फिर जो सिलिका है, तो इसका देखिए जो केमिकल नेम होता है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और फार्मूला आपका हो जाएगा SiO2। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो आपके केमिकल हैं आपके, और साथ में जो इनके कॉमन नेम क्या होता है केमिकल फार्मूला क्या होती है, तो ये जो है आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका।
अब आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पहला आपका कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, तो जिसे कि हम लोग स्लैक लाइम बोलते हैं, वैसे लाइम वाटर भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का COH2। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, जिसे कि हम लोग इसको स्लैक लाइम बोलते हैं या फिर लाइम वाटर भी बोलते हैं हम लोग, तो कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो आपको मार्क करना होगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे लाइम वाटर आपका दिया हुआ है इसमें, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका आपका हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए वो लिस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉमन नेम क्या होगा किसी भी कंपाउंड का, तो आपको जो है वो याद रखने होंगे। फिर अगला देखिए दिया हुआ क्वेश्चन कि व्हाट इज द केमिकल नेम गिवन टू ए चौक। तो चौक जो रहता है इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो देखिए जो चौक है आपका, जिसे कि हम लोग मार्बल भी बोलते हैं हम लोग, या फिर इसे लाइम स्टोन भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका जो आपका केमिकल नेम जो रहता है, तो वह आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इसका फार्मूला होता है CuCO3। तो सिंस यहाँ पे आपसे केमिकल नेम पूछा गया था आपका, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए सी में इसका दिया हुआ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अब भाई यहाँ पे हम लोग कुछ DFCCIL में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द बेकिंग पाउडर। तो कौन सा एलिमेंट है जो बेकिंग पाउडर में आपका प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसके बाद आप लोग काफ़ी इजीली बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो केमिकल जो नेम होता है बेकिंग पाउडर का, यहाँ पे कॉमन नेम दिया हुआ था, इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका देखिए केमिकल फार्मूला आपका हो जाएगा दैट इज NaHCO3। तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें सोडियम है आपका, हाइड्रोजन है, इसके साथ में कार्बन है और ऑक्सीजन है आपका। तो इसमें ऑप्शन में देखिए सोडियम तो आपका होता ही है। इसके बाद देखिए इसमें आपका दिया हुआ हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो इसके अंदर में आपका नहीं प्रेजेंट रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ आपको तभी आप कर सकते हैं, ऑप्शन के एलिमिनेट आप कर सकते हैं जब आपको ये इसका जो केमिकल नेम है और साथ में जो इसका फार्मूला है वो याद रहेगा, तभी आप बता सकते हो। इसी तरीके से आपसे बेकिंग पाउडर का पूछा था, आपसे वॉशिंग सोडा का भी पूछ सकता है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है अपने से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा फॉर्म एक नहीं है। तो देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है, पहले तो आप इसका फार्मूला लिख लीजिए। इसका आपका होता है जैसे COCO3। तो इसका जो डिफरेंट जो नेम होता है, तो इसका आपका होता है चौक होता है, मार्बल भी होता है और लाइम स्टोन भी आपका होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे तो आपका जैसे कि दिया हुआ है चौक भी आपका है, और इसके बाद आपका जैसे मार्बल भी और लाइम स्टोन भी है। लेकिन लाइम वाटर जो है आपका, तो ये अलग होता है, COA जो आपका रहता है यहाँ पे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बाकी लाइम स्टोन, मार्बल और चौक जो है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलाता है, जो कि ये सारे कॉमन नेम है इसके। तो यहाँ पे हमने देखिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा। अब आइए यहाँ पे हम लोग एटम का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और बहुत से जो डिफरेंट जो साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरी जो दिया था, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जॉन डाल्टन ने जो है 1803 में इन्होंने अपना एक एटॉमिक थ्योरी दिया हुआ था। तो इस तरीके से बहुत से लोगों ने एटम्स के बारे में स्टडी किया था और उन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया था। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने जो है ये थ्योरी अपना प्रपोज किया था एटॉमिक थ्योरी का। तो इनके अकॉर्डिंग ये इन्होंने बोला था यहाँ पे कि जो एटम जो है ना, तो वो इनडिविजिबल है, यानी कि वो अभाज्य है, और इनको हम लोग अलग अलग तोड़ नहीं सकते एक्चुअली में, ये इन्होंने बोला था। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, तो ये जो है 19th सेंचुरी तक ही प्रीडोमिनेंट रहा। बाद में जो है इसके बारे में पता चला, डिस्कवरी किया गया कि एटम जो है, तो इसको जो है डिविजिबल हम कर सकते हैं, और इनका एक डिफरेंट इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होती है और कंपोजिशन होती है। तो जैसे कि आप एटम के बारे में आप जानते हैं कि जैसे एटम के अंदर में एक जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, और उसके अंदर में एक सेंट्रली न्यूक्लियस रहता है, जिसके अंदर में जो है आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं। तो ये तो आपने बाद में इसके बारे में जैसे ये सुना होगा, मतलब इसके बाद इन्होंने डिस्कवरी किया गया था कि ये कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं एटम के अंदर में। लेकिन तब तक जो है पहले ये चीज़ डिस्कवरी नहीं हुई थी, जब जॉन डाल्टन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था अपना। इन्होंने बताया था कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है, लेकिन ये जो थ्योरी था आपका, इनका जो मॉडल था, तो वो जो है इनको जो है गलत साबित कर दिया गया था। यानी कि इन्होंने डिस्कवरी की, बाद में जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने डिस्कवरी किया कि जो एटम है वो डिविजिबल है, और उनका एक डिफरेंट इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन और कंपोजिशंस होती है। तो इस तरीके से जो एटॉमिक मॉडल्स है, जो सबसे फेमस रहा था, तो वो था रदरफोर्ड
मॉडल्स का, और साथ में बोर्स मॉडल का भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था इनका थ्योरी। तो इन्होंने जो है कन्फर्मेशन किया था कि एटम जो है तो वो नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स के कंज्यूम रहते हैं, यानी कि उनके अंदर में बहुत सारे नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स कंपोज होते हैं, जिसमें कि मेनली आपका रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि जैसे कोई भी एटम है आपका, तो इसके अंदर में एक सेंट्रली पार्ट में एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, और उसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यही जो है माइक्रो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए जो एटम है, तो एटम के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम रहता है तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है, और यही जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये कभी भी फ्री एग्जिस्ट में, मतलब फ्री स्टेट में कभी एग्जिस्ट आपके नहीं करते हैं। और दूसरा जो आपका मॉलिक्यूल्स था, तो मॉलिक्यूल देखिए ये भी जो रहता है आपका, ये एलिमेंट का, मतलब जो एलिमेंट का ही जैसे मॉलिक्यूल्स आपके रहते हैं, या फिर कंपाउंड का भी आपके हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स आपके, लेकिन ये जो बनते हैं आपके एक से दो अधिक से एटम से ही मिलकर आपके बने रहते हैं। तो ये ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल आपका, जो कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, लेकिन ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ये कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस आपका एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन आपको याद रखना है। एटम का तो हमने आपको बताया था कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपके होते हैं यहाँ पे, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और वहीं पे जो मॉलिक्यूल्स है आपके, तो ये जो है आपके, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, लेकिन ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया कि जो एलिमेंट, जो मतलब कि एटम है आपका, तो उसके अंदर में जो फंडामेंटल पार्टिकल, जो माइक्रो पार्टिकल जो प्रेजेंट रहते हैं, तो वो जो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो उसमें से जो कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कुछ नेगेटिवली रहते हैं, और कोई जो है आपका न्यूट्रॉन, यानी कि जो है वो आपके वो न्यूट्रल रहते हैं। और उनमें जो है उनकी कुछ चार्ज होते हैं उनके ऊपर में, और इसके साथ साथ में उनके कुछ मास होते हैं। और डिस्कवरी भी किया गया था, जो भी चीज़ इनके दो, मतलब जो भी चीज़ डिस्कवरी किया गया था डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका इससे भी आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये जैसे एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं आपके, तो ये जो है एक फिक्स ऑर्बिट में अपना ये रिवॉल्व करते रहते हैं, और ये जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और रोटेट करते रहते हैं वेरियस ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड में। अब उसके बाद जो दूसरा आपका प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जो है तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो स्टेबल पार्टिकल्स होता है। और न्यूट्रॉन जो आपका है, तो ये एक न्यूट्रल एटम होता है एक्चुअली में, न्यूट्रल यानी कि होते हैं ये, और साथ में ये अनस्टेबल ये पार्टिकल्स होते हैं आपके। और इसके साथ में यहाँ पे देखिए बात कहा जाता है कि जैसे जो आपका एटॉमिक मास जो रहता है, मतलब मास जो रहते हैं आपके, मास जो आपके एक्चुअली में कंसंट्रेट रहते हैं, तो वो आप लोग जैसे जनरली हम लोग काउंट करते हैं, तो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हम लोग करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो आपका इलेक्ट्रॉन से करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से मास जो रहता है ना एटम का, तो वो सेंट्रली में जो न्यूक्लियस उसी पे ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड रहता है यहाँ पे। तो मास जो है आपका रियरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो वो जो है नियरली इक्वली होती है यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रॉन की मास है, तो इसका देखिए काफ़ी कम होता है, यानी कि जितना मास, मास का जितना जैसे प्रोटॉन का जितना मास होता है, तो उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, तो वो लगभग 1/1837 टाइम्स होती है। तो ये जो है काफ़ी स्मॉल होता है मास, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। और वो कितना टाइम्स कम होता है, तो दैट इज 1/1837 टाइम्स है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए वो सारे पार्टिकल्स के जितने भी मास कितना होता है इनका, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इसका देखिए जो मास आपका होता है केजी में, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। प्रोटॉन की बात करते हैं, इसका होता है 1.62 इंटू 10⁻27 हो गया, आपका -27 है। और वहीं पे देखिए न्यूट्रॉन है आपका 1.674 इंटू 10⁻10। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रिलेटिव मास की बात करते हैं। देखिए मास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिलेटिव मास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मास सबसे मे भी पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो ये बस दो आप लोग याद रखना। और वहीं पे देखिए अप्रोक्सीमेट मास की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 होता है, काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। और वहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो है लगभग बराबर इनकी होती है। और वहीं पे देखिए चार्ज की बात करते हैं, तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1 -1.6 × 10⁻19 कूलम। और वहीं पे जो आपका प्रोटॉन है, तो इसका होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो प्लस चार्ज होता है इसमें। और न्यूट्रॉन जो है आपका, तो ये जैसे कि आपका न्यूट्रल एटम होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो आप यहाँ पे रिलेटिव चार्ज भी देख सकते हो, -1 +1 और इसका 0। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्कवरी जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल से थे किसके किसके द्वारा किया गया था।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका डिस्कवरी किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, और जो आपका प्रोटॉन है ये किया गया था गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड के द्वारा, और वहीं पे जो न्यूट्रॉन आपका है तो ये किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। तो इसमें देखिए ये जो आपका रहता है, जैसे कि आपका प्रोटॉन है तो इसमें कभी कभी ये भी देता है गोल्डस्टीन और कभी रदरफोर्ड भी आपको देगा, तो दोनों में से कोई भी देगा तो आप लोग उसको मार्क कर सकते हो। अब भाई यहाँ पे जो है हम लोग और इम्पोर्टेंट कुछ देख लेते हैं हम लोग, जैसे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एटॉमिक नंबर जो लिखा जाता है आपका यहाँ पे, तो ये कैसे लिखते हैं हम लोग और ये किसको रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में, तो कोई भी देखिए आपका एलिमेंट जो रहता है तो उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सपोज कीजिए कोई एक एलिमेंट है आपका एक्स है, कोई एक एक्स एलिमेंट है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है आपका, तो एटॉमिक नंबर देखिए इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में मतलब नीचे जो आपको लिखा रहता है, जैसे जेड आपका यहाँ पे शो कर रहा है तो ये एटॉमिक नंबर इधर आपका लिखा रहता है, और एटॉमिक मास जो है इसका ऊपर में मतलब इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर में लिखा जाता है जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली में कि एटॉमिक नंबर जो है ना, तो वो शो करता है कि कोई भी मान लीजिए आपका एटम है तो उसके अंदर में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है किसी भी एलिमेंट का, तो उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नंबर जेड से। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम है आपका, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपका तो वो होता है इसका 1। और जैसे आपने देखा भी, नाम भी सुना होगा, मतलब आपने सुना भी होगा कि जैसे एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का तो वो है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर में एक प्रोटॉन है और एक न्यू इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी आप यहाँ पे कह सकते हो इसका। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या जो होती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। तो सिंपल आप इसे देख सकते हो यहाँ पर, सिंपल से इसका मतलब हो गया इसका। फिर वहीं पे आपका एटॉमिक मास है एलिमेंट का, यहाँ पे देखिए हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं एटॉमिक मास का, तो कोई भी देखिए जैसे एटम आपका रहता है तो आप जानते हैं कि उसके अंदर में एक सेंटर में उसका एक मैसिव पार्ट रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। अब यही न्यूक्लियस के अंदर में आपका जैसे कि रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, इन दोनों का ऐड करके ही बोलते हैं हम लोग एक्चुअली में। ऑलमोस्ट जो मास जो होता है ना एटम का, तो वो जो है इसी के अंदर में कंसंट्रेटेड रहता है न्यूक्लियस के अंदर में ही। तो न्यूक्लियस जो रहता है किसी भी एटम का उसके अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, जिसे कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स आपका क्या हो गया, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हो गया आपका। और ये जो सब सम करेंगे हम लोग इनका, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब सम करेंगे हम लोग, जो न्यूक्लियस के अंदर में आपके रहते हैं, कोई भी एलिमेंट का जैसे एटम आपका रहता है तो उसे बोलते हैं हम लोग मास नंबर। तो सम आप कर दीजिए यहाँ पे, जैसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का अगर आप सम करते हैं तो वो आपका आ जाएगा, दैट इज मास नंबर। और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लेटर ए से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जैसे याद कर लेना अच्छे से। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज आइसोबार का है। तो देखिए आइसोबार क्या होता है और आइसोटॉप्स क्या होता है ये सब भी हम लोग समझेंगे यहाँ पर। एक आइसोटॉन्स भी आपका रहता है यहाँ पर। तो आइसोबार देखिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे एटम जो आपके होते हैं ना, जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम जो आपके रहते हैं तो उनका जो है डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है आपके तो सबका अलग अलग उनका एटॉमिक नंबर होती है। तो ऐसे एलिमेंट कि जिनका मान लीजिए कि जिसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा लेकिन मास नंबर उनका जो है सेम रहेगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसोबार बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे आइसोबार की बात कही जा रही है, जैसे आप एग्जांपल की बात करिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे, जैसे सिलिकॉन का है, क्लोरीन का आपका हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आर्गन का आपका दिया हुआ है, इसी तरीके से एक पोटासियम का आपका यहाँ पर है, इसी तरीके से कैल्शियम का आपका है। तो इन सभी में देखिए यहाँ पे आप जैसे देखते हैं तो सभी में सभी का जो मास नंबर है ऊपर का, तो ये देखिए 40-40 सभी का है। और इसके साथ में जो दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब कि ये कहने का मतलब ये हो गया कि सभी का जो यहाँ पे मास नंबर है वो सेम हो रहा है, यानी कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या है तो वो 40-40 सभी में आ रहा है आपका। लेकिन ये क्या है, ये डिफरेंट एलिमेंट है आपके, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर इनका देखिए सेम आ रहा है। तो न्यूक्लियाई जो है इनके अंदर में, न्यूक्लियाइड्स के अंदर में मतलब जो होंगे यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ होंगे। जैसे कि मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है वो सभी में इक्वल है। और वहीं पे देखिए आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो जस्ट आप उसको उल्टा कर सकते हो यहाँ पे, कि जिसके अंदर में एटॉमिक मास इनका सेम, एटॉमिक मास जो है यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा यहाँ पे। तो उसी को बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर में आपका वही है कि जैसे कुछ ऐसे भी एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे कि जिसके अंदर में जो न्यूक्लियाई जो रहता है ना, तो उसके अंदर में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होंगे
लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने के चलते ये डिफरेंस में आ जाती है, उनका डिफरेंस में आ जाता है आपका, दैट इज इन डिफरेंस आ जाता है उनका मास नंबर में। अब यहाँ पे देखिए जैसे न्यूक्लियाई जो होते हैं ऐसे एटम्स के, तो उनके अंदर में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर में सेम एटॉमिक नंबर होंगे जेड, लेकिन जो वैल्यू जो रहता है ना मास नंबर का आपका, तो वो जो है आपका उनका अलग रहेगा। तो इस तरह के जो एटम्स रहेंगे आपके, जो कोई भी एलिमेंट के, तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप्स हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे मास नंबर में इनका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, तो वो डिफरेंट नंबर में होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन का, इसका देखिए 3 आइसोटॉप्स होता है आपका। जैसे हाइड्रोजन एक हो गया जिसमें अंदर में 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स इसके होते हैं। जैसे इनका आपका हो गया 1H1 1H2 और इसका तो 1H3 आपका हो गया। तो इसके अंदर में जो है आपके कॉमनली 3 आइसोटॉप जो है आपके हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का और ट्राइटियम का आपका दिया हुआ है। तो पहला जैसे हाइड्रोजन है, सेकेंड आपका ड्यूटेरियम है, तीसरा आपका ट्राइटियम है। तो इन सभी का एटॉमिक नंबर Z=1 है। यानी कि इसके अंदर में जो प्रोटॉन है आपका और इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या आपका बराबर है इसके अंदर में। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो बराबर होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगा। तो इसी के चलते जो है आपका इसमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं इनके मास नंबर में, और एटॉमिक नंबर सेम है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि जैसे आपका हाइड्रोजन है तो इसके अंदर में एक प्रोटॉन ओनली प्रेजेंट है। सेकेंड जो आपका ड्यूटेरियम है तो इसके अंदर में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। और वहीं पे जो तीसरा आपका ट्राइटियम है तो इसके अंदर में एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या तीनों में तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की जो संख्या आपका है वो अलग अलग है। तो इसी के चलते मास नंबर में डिफरेंट होती है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, 3 आइसोटॉप्स ऑफ जो हाइड्रोजन जो आपका यहाँ पे। और इसमें देखिए जो आपका हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, तो इनमें से जो फर्स्ट टू जो है यानी कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ये दो स्टेबल होते हैं, लेकिन ट्राइटियम आपका ये अनस्टेबल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए तीसरा आपका आइसोटोन्स है। तो आइसोटोन्स हम लोग किसको बोलते हैं हम लोग, तो देखिए ऐसे एटम्स जिनके अंदर में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर में मास नंबर जो है आपके वो डिफरेंट होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग आइसोटोन्स। तो यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब ये आपका हो गया कि जो न्यूट्रॉन्स रहेंगे वो आपके सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए दो आपका दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे सिलिकॉन का आपका दिया हुआ है, और एक आपका है फॉस्फोरस का, जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है फॉस्फोरस का 15, और सिलिकॉन का इसका देखिए एटॉमिक नंबर आपका होता है इसका 14। अब इसके अंदर में देखिए जो सिलिकॉन है तो इसमें देखिए जो 14 प्रोटॉन्स हो गया आपका और 16 न्यूट्रॉन्स है। तो इस तरीके से इसका अगर बात करते हैं दोनों का सम कीजिएगा तो 30 इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। उसी तरीके से अगला जो एलिमेंट है आपका जैसे फॉस्फोरस है तो इसमें 15 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन्स है आपका। तो इसके अंदर में देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो न्यूट्रॉन्स की संख्या देखिए इसमें भी 16 है और इसमें भी 16 है, लेकिन इनमें क्या हो रहा है डिफरेंस हो रहा है आपका प्रोटॉन में। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है इनका आपका यहाँ पे, तो वो भी तो अलग अलग तो है ही, एटॉमिक नंबर मास भी अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है इन दोनों में। तो जिसका भी मान लीजिए एलिमेंट आपके रहेंगे उनका एटम जिसमें भी रहते हैं आपके, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो रहेंगे वहाँ पे, लेकिन डिफरेंट मास नंबर रहेंगे, तो उनको बोलेंगे हम लोग आइसोटॉन्स। तो यहाँ पे सेवरल एग्जांपल आपका दिया हुआ है इसके अंदर में, आप सभी में देख रहे हैं कि सभी का 16 न्यूट्रॉन्स है, तो ऐसे एलिमेंट को बोलेंगे हम लोग आइसोटॉन्स। अब आइए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए है कि द न्यूक्लियाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव ए न्यूट्रॉन, यानी कि इनमें से कौन सा जैसे एलिमेंट है आपका जिसके न्यूक्लियाई के अंदर में न्यूट्रॉन्स नहीं होती है। तो इसके अंदर में देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन, और दूसरा आपका कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। देखिए जो हाइड्रोजन आपका है जैसे प्रोटियम आपका जो रहता है पहला, दूसरा आपने देखा था कि उसमें केवल प्रोटॉन ही रहता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। और बाकी कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन सभी में न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, तो देखिए ये किया गया था आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो आप लोग वो याद कर लेना जो टेबल हमने आपको दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब आइए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखिए कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड, यानी कि जो एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के, लेकिन उनका जो है डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी कि जो मास नंबर होता है एक्चुअली यहाँ पे मास नंबर नहीं, मतलब मास एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप्स हम लोग बोलते हैं। तो देखिए आइसोटॉप्स आपके वही होते हैं कि जिसके अंदर में एटॉमिक नंबर तो आपका सेम रहेगा, लेकिन उनका मास नंबर अलग रहेगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग
दैट इज आइसोटॉप्स। हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन, बस आपको यहाँ पे जानना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आइसोबार्स हैव, तो जो आइसोबार आपके होते हैं तो उनके अंदर में क्या होगा, तो डेफिनेशन पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए जैसे आइसोबार जो आपके होते हैं ना, तो उसके अंदर में जो मास नंबर जो रहते हैं तो वो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सेम मास नंबर, ये तो सही है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपका क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और वहीं पे देखिए दिया हुआ है कि डिफरेंट मास तो आपका होता है, डिफरेंट मास आपका होता है आइसोटॉप्स में। और वहीं पे सी में देखिए दिया हुआ है कि सेम मास है ना सेम एटॉमिक नंबर, तो ये तो आपका गलत है। डिफरेंट मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये भी आपका गलत है। तो क्या होगा आइसोबार का डेफिनेशन, कि सेम मास नंबर होगा इनका, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।